बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 और इसमें आज आर्टिकल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने दो चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस को डिस्कस किया था। वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो उसने हमें मेंशन की थी वो ये थी कि दोनों चार्जेस का अपना अपना फील्ड होना चाहिए, और सेकंड रिक्वायरमेंट उसकी ये थी कि वो दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तब ही चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आज जो हमारा आर्टिकल है कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को हमने चूंकि डिस्कस करना है, तो यहां पे दो फील्ड होंगे। एक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाला बनेगा और दूसरा जो कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया था कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट पास करती है तो वो अपने सराउंडिंग रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये दोनों फील्ड जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो प्रोड्यूस होने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, और डायरेक्शन, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं जिससे हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो कंडक्टिंग रेलिंग्स हैं जो कि कॉपर की बनी हुई हैं। इनके दरमियान में डिस्टेंस L है और हमने एक कंडक्टिंग वायर को इन दोनों रेलिंग्स के ऊपर रखा हुआ है जिसकी लेंथ भी कैपिटल L के इक्वल है। रेलिंग्स के साइड पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है जिसके टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये सारे का सारा ऑपरेटर्स हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल। अब स्टूडेंट्स, हम सर्किट के अंदर करंट को एस्टेब्लिश करते हैं और टर्मिनल्स के मुताबिक चैप्टर नंबर 13 में हमने ये बात पढ़ी थी कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर ये प्लेन ऑफ द बोर्ड में अंदर की तरफ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि जैसे ही करंट कंडक्टर में से पास करती है ये अपने सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और कंडक्टर के करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जब हॉर्सशू मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्शन की वजह से ये कंडक्टर मूव करना शुरू कर देगा, जो कि हमें यहां पे नजर आ रहा है। इन केस स्टूडेंट हम बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं। टर्मिनल रिवर्स करने की वजह से कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट जो कि पहले इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रहा था, अब वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड आना शुरू हो गया है। और इस सिचुएशन में चूंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई है तो लगने वाली फोर्स जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और इस तरह से कंडक्टर हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। यहां पे अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं जिसमें राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम यही सपोज करते हैं कि करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। अब थंब को हम करंट की डायरेक्शन में ले जाएंगे तो फोर्स जो कंडक्टर के ऊपर लगेगी वो हमेशा पाम के परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से ये कंडक्टर राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। ये राइट हैंड रूल आपकी बुक के पेज नंबर 58 पे साइड इंफॉर्मेशन में भी दिखाया हुआ है। इसके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल किस तरीके से है कि सबसे पहले आपने फिंगर्स को लेके जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम थंब को लेके जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट विच इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ, और वो फिर कहता है कि देन इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर टू पाम दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। इस तरीके से राइट हैंड रूल अप्लाई करके आप फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पे देखना है कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप दोबारा से कंसीडर करते हैं
जिसमें हमारे पास दो रेलिंग्स थी, उसके ऊपर कंडक्टिंग वायर जो कि उस रेलिंग के ऊपर मूव कर सकती है, साथ हमने बैटरी को अटैच किया हुआ है और एक हॉर्सशू मैग्नेट है। हम इनिशियल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। इनिशियल सिचुएशन में जब करंट फ्लो कर रही थी तो सपोज कर लें कि करंट की वैल्यू आई है और कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स एफ के इक्वल है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी थी। अब हम सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ करंट को इसमें स्टडी करते हैं। सपोज कर लें कि हम कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट को आई से इंक्रीज करके 2I कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर राइट साइड पे ही मूव कर रहा है और इसकी स्पीड पहले वाली स्पीड से दुगनी हो चुकी है। अब स्पीड ट्वाइस होने का मतलब यह है कि कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। इसका मतलब यह हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो कि कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है वो करंट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यह हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, नंबर 1, force on the current carrying conductor is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor। अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि वो फोर्स को किस तरीके से इफेक्ट करता है। हम क्या करते हैं कि हॉर्सशू मैग्नेट को एक ऐसे हॉर्सशू मैग्नेट से रिप्लेस कर देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ पहले वाले मैग्नेट की स्ट्रेंथ से ट्वाइस होती है। अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कंडक्टर की स्पीड पहले की निस्बत ट्वाइस हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को डबल किया था तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स भी डबल हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमारे पास यह रिलेशन बन जाएगा, F is directly proportional to magnetic field। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड पैरामीटर यहां पे हमें नजर आ रहा है दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इनिशियल लेंथ L के इक्वल है। हम सेम सिचुएशन में कंसीडर करते हैं कि हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को 2 टाइम्स कर देते हैं। अब 2 टाइम्स लेंथ करने की वजह से कंडक्टर वंस अगेन डबल स्पीड से ही मूव कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर बिकम्स ट्वाइस इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेड ट्वाइस। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि फोर्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट चौथा पैरामीटर जो हमें यहां पे नजर आ रहा है दैट इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमें यह बात पता है कि कंडक्टर को हमने यहां पे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम प्रोसेस को कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कि पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ के पैरेलल रखें। उसके लिए हमें हॉर्सशू मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में जब आप सर्किट में से करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो करवाने की वजह से कंडक्टर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब यह हो गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर के या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के पैरेलल होती है, इस सिचुएशन में कंडक्टर के ऊपर किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करती। अब हम एंगल की वैल्यू कुछ बढ़ा के 30 डिग्री तक, सपोज कर लें 30 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं। यहां पे हमें नजर आ रहा है कि अब कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से कंडक्टर राइट साइड पे मूव करना शुरू हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता एंगल को हम इंक्रीज करते जाते हैं। फर्ज कर लें कि अब इसकी वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल आ गई है। तो इस सिचुएशन में कंडक्टर पहले से फास्ट मूव कर रहा है, जिसका मतलब यह हो गया कि इसके ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गई है। अब फाइनली सपोज कर लें कि हम मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में कंडक्टर सबसे ज्यादा तेज मूव कर रहा है, जिसका मतलब है कि अब कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो पहले तमाम केसेस के मुकाबले में सबसे ज्यादा लग रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहां पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन एल एंड डी। और स्टूडेंट्स एल की डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज सेम एज करंट आई। तो ये बात इसमें आपने याद रखनी है। अब हमारे पास ये वो फैक्टर्स आ गए हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रही है।
हम इन चारों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने से हमारे पास एक फॉर्म बनती है विच इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट जनरेट होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के आई एल बी साइन ऑफ अल्फा एज इट इज आ जाएगा। और सिस्टम इंटरनेशनल में के की वैल्यू 1 के इक्वल है, सो इसका मतलब यह हो गया कि फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकल आई है जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये रिलेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू। किस तरह से? सपोज कर लें कि हम एक ऐसा कंडक्टर यूज करते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर के इक्वल है। अब वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। तो आपने क्या करना है, यूनिट लेंथ का मतलब है लेंथ की वैल्यू 1 मीटर पुट करेंगे, तो बाकी फोर्स की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी F इज इक्वल टू आई, एल की जगह पे 1 आ जाएगा, बी साइन ऑफ अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, F इज इक्वल टू आई बी साइन ऑफ अल्फा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसी सिचुएशन में अगर वो कहता है कि कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर है और साथ के साथ उसमें फ्लो करने वाला करंट जो है वो 1 एम्पियर के इक्वल है, तो तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, L इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 एम्पियर। अब ये दोनों वैल्यूज अगर हम अपने रिलेशन में पुट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, F इज इक्वल टू आई की जगह पे 1 एम्पियर, L की जगह पे 1 मीटर, बी साइन ऑफ अल्फा। तो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी साइन ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाएगी। तो ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर वो हमें यह कहता है कि आपने एक कंडक्टर लेना है जिसकी लेंथ 1 मीटर के इक्वल है, उसमें से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है, तो टोटल कंडीशन इसकी बन जाएगी L इज इक्वल टू 1 मीटर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड अल्फा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 यूज करेंगे और इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बी एज इट इज आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो F इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये आपने वैल्यूज इसमें याद रखनी। प्लस इसमें इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि आप लेंथ को ट्वाइस कर दें, करंट को हाफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स कर दें या एंगल को चेंज कर दें, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम इतनी देर से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन नहीं किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमें यहां से ही मिलेगी, तो इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ बी। अब इस रिलेशन से स्टूडेंट्स हमें क्या नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक मैग्नेटिक फोर्स होती है। कौन सी मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो कि एक ऐसे कंडक्टर के ऊपर लग रही हो जिसकी लेंथ 1 मीटर के इक्वल है, उसको 90 के एंगल पे आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, जब उसमें से करंट जो है वो 1 एम्पियर का पास कर रहा था। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम वर्ड्स में अगर लिखें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड कह लें या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको बोला जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन is the force acting on a conductor। कंडक्टर कौन सा होना चाहिए, जिसकी लेंथ 1 मीटर के इक्वल है, ऑफ लेंथ 1 मीटर
प्लेस्ड, कैसे प्लेस किया हुआ है? परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है इन द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन, जब उसमें से कितना करंट पास कर रहा हो, 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो, तो इसको हम लिखेंगे व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को ही डिफाइन करेगी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स की तरफ। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स इसका यूनिट फाइंड करने के लिए हम वही रिलेशन यूज करते हैं विच इज F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। अब चूंकि मैंने B के यूनिट्स फाइंड करने हैं तो B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? F डिवाइडेड बाय IL साइन ऑफ अल्फा। इन क्वांटिटीज के यूनिट्स लिखें, सो फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन डिवाइडेड बाय करंट होती है एम्पियर, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर, और साइन अल्फा का आप लोगों को पता है कि कोई भी यूनिट नहीं होता। अरेंज करते हैं तो वो कहता है कि B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और इसको टेस्ला भी बोला जाता है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। अब स्टूडेंट्स ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर भी MCQ में आता है कि आपने टेस्ला को बताना है कि टेस्ला किसके इक्वल होता है। अब इसके हम बेस यूनिट्स भी देखते हैं और टेस्ला को किस किस शक्ल में लिखा जा सकता है वो भी हम देखते हैं। टेस्ला को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है और अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। अब स्टूडेंट्स अगर हम न्यूटन को एक्सपेंड कर देते हैं तो न्यूटन का हमें पता है दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर मीटर एज इट इज आ जाएगा, पर एम्पियर भी एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम मीटर को मीटर से कैंसिल कर दें तो बेस यूनिट्स की फॉर्म में ये वैल्यू बन जाएगी किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और यूनिट होता है टेस्ला का, दैट इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं WB डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी आप इसकी याद रखेंगे। अब वेबर क्या चीज होती है, किस चीज का यूनिट है, ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में जाके डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अभी तक आपने सिर्फ इसी वैल्यू को याद रखना है कि टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, बेस यूनिट्स की फॉर्म में टेस्ला किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर के इक्वल होता है, और नॉर्मली टेस्ला की वैल्यू न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स हम 1 टेस्ला को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला। अब 1 टेस्ला के लिए हम रिलेशन को दोबारा लिखेंगे, B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL साइन ऑफ अल्फा। ये हमारे पास रिलेशन था। अब हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है? 1 टेस्ला के इक्वल डिस्कस करना है, तो B को हम रिप्लेस कर देंगे बाय 1 टेस्ला विच इज इक्वल टू फोर्स को हम रिप्लेस करेंगे 1 न्यूटन से डिवाइडेड बाय करंट कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, और किस एंगल के ऊपर प्लेस करनी चाहिए? 90 डिग्री के ऊपर प्लेस करनी चाहिए। तो साइन 90 की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ये वाली कंडीशन इसमें हमने यूज करनी है। अब ये क्या बन जाएगा? 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 एम्पियर पर 1 मीटर। यहां से हम टेस्ला को डिफाइन करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ टेस्ला क्या बनती है। आइए देखिए, स्टूडेंट्स अब आइए डेफिनेशन लिखते हैं 1 टेस्ला की, जिसमें हमने बात की थी कि फोर्स 1 न्यूटन होनी चाहिए, करंट 1 एम्पियर, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करना है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, कहता है कि द स्ट्रेंथ
of magnetic field will be 1 Tesla if a force of 1 Newton acts on a conductor of length 1 meter placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current passes through it। तो स्टूडेंट्स ये है 1 टेस्ला की डेफिनेशन जो कि बुक के पेज नंबर 59 पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम चाहते हैं कि जो फोर्स की हमने मैथमेटिकल फॉर्म निकाली है इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखें। तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स जो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाली है तो मैथमेटिकल फॉर्म में F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू आ रही है और ये बात हमने चैप्टर नंबर 2 के क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ी थी कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो उसमें साइन एंगल जनरेट होता है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लेंथ की वो डायरेक्शन लेते हैं इन विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का भी हमें पता है और यहां से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट निकलता है वो डायरेक्शन जो है वो किसकी बता रहा होता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा होता है। अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल को यूज करते हुए फोर्स की डायरेक्शन को जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने पहले राइट हैंड पाम रूल यूज किया था उसके मुताबिक निकलने वाली फोर्स की डायरेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल के मुताबिक निकलने वाली फोर्स की डायरेक्शन आपस में मैच करती हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने पहले यूज किया था जिसमें करंट हमने सपोज किया था दैट इज फ्लोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द वर्ड विच इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चूंकि वर्टिकली अपवर्ड है। हम इन दोनों की वेक्टर्स बाहर निकाल लेते हैं तो ये इस तरीके से आपको नजर आएंगे। अब चैप्टर नंबर 2 में जो हमने राइट हैंड रूल यूज किया था उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थी कि प्लेस द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अब फार्मूला में आपको नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट वेक्टर है दैट इज द लेंथ वेक्टर। आपने राइट हैंड के फिंगर्स को लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अलोंग प्लेस करना है। उसके बाद वो कहता है कि कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। आपने राइट हैंड के फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना शुरू कर देना है थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल, जो कि दो मुमकिना एंगल्स बनते हैं उसमें से छोटे वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आप देखिए जरा कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और दूसरा एंगल जो है यहां पे 270 का बन रहा है। हमने किस एंगल को फॉलो करना है, हमने स्मॉलर एंगल को फॉलो करना है। इसका मतलब यह है कि राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे और एल वेक्टर को रोटेट करवाएंगे बी वेक्टर की तरफ बाय कीपिंग द थंब ऑफ द राइट हैंड इरेक्टेड। और ये थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें बता रहा होता है विच इन दिस केस इज द राइट साइड, जो कि राइट साइड पे हमें इंडिकेशन मिल रही है। इसका मतलब यह हो गया कि चाहे आप राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें या क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें, आंसर हमेशा सही आता है।
राइट हैंड रूल की डेफिनेशन जो है वो पेज नंबर 59 के ऊपर आपको इस पैराग्राफ में नजर आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम चूंकि डायरेक्शन की बात करते हैं करंट की, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो क्यों ना इसका एक कन्वेंशन बना लिया जाए कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा और आउटवर्ड डायरेक्शन होगी उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट। कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें कहता है कि जब भी हम इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बात करें, इनटू प्लेन ऑफ बोर्ड कह लें या पेपर कह लें या बुक कह लें, कोई भी बात है, ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है अवे फ्रॉम रीडर। जो स्टेटमेंट को रीड कर रहा है उससे दूर, मतलब है कि अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो डायरेक्शन होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, ठीक है, उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से वो कहता है कि अगर हमने ऐसी डायरेक्शन को डिस्कस करना है जो कि प्लेन से बाहर की तरफ यानी कि आप लोगों की तरफ आ रही हो, उसको हमने डिस्कस करना हो तो उसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम कन्वेंशन बना लेते हैं आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड कह लें या पेपर कह लें, या फिर इसको लिखा जा सकता है टूवर्ड्स रीडर। तो इसको वो कहता है कि हम हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट, ये बात उसने पेज नंबर 59 की साइड इंफॉर्मेशन में भी हमें दिखाई हुई है। तो यहां से हमारे पास एक कन्वेंशन सिलेक्ट हो गया कि जब भी हम इनवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी हम आउटवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक और रूल की तरफ दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल, जिससे भी हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल। इसको समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसमें से वर्टिकली अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था कि करंट जब भी किसी कंडक्टर में से पास करता है तो अपने सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड फिस्ट रूल यूज करते हैं, जिसमें कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ा जाता है कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, जो कि हमारे इस केस में वर्टिकली अपवर्ड है, और राइट हैंड की फिंगर्स का कर्ल जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो हम यहां क्या करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो रिंग्स बना लेते हैं जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ हम एक मैग्नेट रख लेते हैं जिसका नॉर्थ और साउथ पोल आपको नजर आ रहा है, और हमें यह पता है कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है, तो उसकी भी हम कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस सारे सेटअप का टॉप व्यू लेते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर के ऊपर दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही हैं। अब ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ा रही हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है। जबकि राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि दोनों फील्ड का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ इस तरह से है कि एक दूसरे से ऑपोजिटली आके मिल रही हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि राइट साइड पे फील्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट से राइट साइड के ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। और ये डायग्राम आपकी बुक के पेज नंबर 59 के ऊपर साइड इंफॉर्मेशन में भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल, जो कि आप फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसी एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल को हम अपने आर्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये है जी हमारे पास वही सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें से करंट कंडक्टर में से इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मूव कर रही है। हम सबसे पहले यहां पे राइट हैंड फिस्ट रूल अप्लाई करके कंडक्टर से पास करने वाले करंट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम देखें तो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि राइट हैंड रूल अप्लाई करने से जो डायरेक्शन ऑफ है वो क्लॉकवाइज निकल रही है।
अब हॉर्सशू मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। हम ये देखते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो वंस अगेन अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर पे जो दोनों फील्ड्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह से मिल रही हैं कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही हैं, जबकि राइट साइड के ऊपर दोनों फील्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट आके एक दूसरे में मिक्सअप होती हैं, जिसका मतलब है कि यहां पे फील्ड की वैल्यू वीक हो जाएगी। और हमने अभी ये बात पढ़ी है कि फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगती है, जिसकी वजह से यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकल रही है दैट इज ऑल्सो टूवर्ड्स राइट। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें यह बात पता चलती है कि चाहे आप पाम रूल यूज कर लें, चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल यूज कर लें, चाहे आप एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल यूज कर लें, तीनों में से कोई भी रूल यूज करेंगे तो आपको हमेशा सेम डायरेक्शन ही मिलती है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक और साइड इंफॉर्मेशन की तरफ जो कि पेज नंबर 58 के ऊपर उसने दिखाई हुई है। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, तो दिस इज द साइड इंफॉर्मेशन जिसमें हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं, जिसमें फर्स्ट केस है जी करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जिसमें से सेम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हमने ये देखना है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो देखिए जी हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं जिसमें से सेम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कंडक्टर 1 के ऊपर हम राइट हैंड फिस्ट रूल अप्लाई करते हैं ताकि इसके करंट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखा जा सके। तो उसके लिए राइट हैंड का थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, जो कि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। अब स्टूडेंट्स हम ये देखना चाहते हैं कि कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगा रहा है। तो हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे ही ये कंडक्टर 2 तक पहुंचती है तो हमें यहां पे ये पता चल रहा है कि कंडक्टर 2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रही है। अगर इसी सिनेरियो का आप टॉप व्यू लेते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि कंडक्टर 2 को हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ, विच मींस दैट के करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, और कंडक्टर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे उसकी डायरेक्शन अब इस केस में जो आपको नजर आ रही है वो क्या बन रही है, वर्टिकली अपवर्ड। अब दोनों डायरेक्शंस का हमें पता चल चुका है, तो इसके ऊपर हम राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से कंडक्टर 1 जो कंडक्टर 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट की जा सकती है। तो राइट हैंड पाम रूल में हमने देखा था कि फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, तो हम राइट हैंड के फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाते हैं। थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि इस केस में हमें आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड नजर आ रहा है, तो हम राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाते हैं। फोर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाम, और परपेंडिकुलर टू द पाम का मतलब यहां पे ये बन रहा है कि कंडक्टर 2 के ऊपर लगने वाली फोर्स कंडक्टर 1 की तरफ है। इसका मतलब यह हो गया कि कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये देखें कि कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए अब हम कंडक्टर 2 का मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। कंडक्टर 2 का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें नजर आएगा। ठीक है, अब हम अगर दोबारा से टॉप व्यू देखें तो कंडक्टर 2 की वजह से कंडक्टर 1 तक जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है वो हमें यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया, करंट की डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया, तो हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे इस तरह से कि राइट हैंड के फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड इन दिस केस, और थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है। फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाम होगी विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या नजर आ रहा है कि कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 की तरफ मूव कर रहा है और कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा। हम कह सकते हैं कि जब भी दो कंडक्टर में या दो पैरेलल वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फोर्स की फॉर्म में अट्रैक्टिव फोर्स का नाम दे सकते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं
फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इन पैरेलल वायर्स they attract each other। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज F ऑन अ कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I1 I2 divided by R, where I1 and I2 are the current flowing through first and second conductor and R is the separation between the two conductors। तो इस तरीके से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखना चाहते हैं फॉर द केस जब हम फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर फोर्स फाइंड करें ड्यू टू सेकंड, तो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी तरह से ही बनेगा, I1 I2 divided by R। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर वो आपसे पूछता है कि इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, तो स्टूडेंट इसका यूनिट न्यूटन नहीं होता, इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर। इसके लिए भी सेम एज इट इज होगा, इसके लिए भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट सेकंड केस की तरफ, जिसमें हमारे पास सेम दो पैरेलल वायर्स हैं, लेकिन उसमें करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट इन पैरेलल वायर्स, क्या रिजल्ट बन जाएगा, दे रिपेल ईच अदर। अब ये किस तरह से रिपेल करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने अब खुद कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, ये भी आपने याद रखना है कि अगर दो पैरेलल वायर में से सेम डायरेक्शन का करंट होगा तो वो हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और अगर दो पैरेलल वायर में से ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट होगा तो वो रिपेल करते हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।